स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF दे दिया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला या डी जल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी कोयला। कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है जिसको उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अधिक सिंचाई या डी अति पशुचारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार या डी तानाशाही सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? मतलब कि श्रीलंका की आज़ादी कब मिली? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1947, बी 1948, सी 1949 या डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? यह किसने कहा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए गैरीबॉल्डी, बी मेत्सिनी, सी बिस्मार्क या डी मेटरनिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन राष्ट्र के लिए कौन सा रूपक इस्तेमाल किया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए जर्मेनिया, बी मरियान, सी ब्रिटानिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र के लिए एक रूपक मतलब कि एक प्रतीक में इस्तेमाल किया जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1970 में, बी 1973 में, सी 1975 में या डी 1978 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जाति है जो लुप्त हो चुका है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए एशियाई हाथी, बी शेर पूंछ वाला बंदर, सी काला हिरन या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। जो निम्नलिखित में जितना है सब जाति लुप्त हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले इम्पोर्टेंट हिंदी का भी क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और साइंस इंग्लिश सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसको जाके जरूर देखें। और मैं अभी केवल 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5 मार्क्स वाला आपको मैं एग्जाम के समय दे दूंगा और उसी में से क्वेश्चन छपेगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रति व्यक्ति आय, बी शिशु मृत्यु दर, सी साक्षरता दर या डी राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी देश के विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? यानी कि देश कितना विकास किया है इसको पता लगाने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए विश्व बैंक द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या डी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट की पता लगाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 1919 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी या डी 1920 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी या डी 18 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था और यह बैसाखी मेला के दिन हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे बेसिन का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नदी हो जो ज्यादा भूपट्टी इस्तेमाल किया हो, मतलब कि सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए ब्रह्मपुत्र बेसिन, बी सिंधु बेसिन, सी गंगा बेसिन या डी गोदावरी बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गंगा बेसिन है दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी बेसिन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए गंगा नदी, बी सतलुज नदी, सी महानदी नदी या डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 18, बी 22, सी 20 या डी 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूचित भाषाओं में रखा गया है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को कौन सुलझाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका या डी संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी न्यायपालिका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि प्रकृति संसाधन मतलब कि ऐसा संसाधन जो मनुष्य अपने हाथों से नहीं, मतलब प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष उपयोग मतलब कि डायरेक्ट उपयोग पर आधारित क्षेत्रक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 2004, बी 2005, सी 2006 या डी 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में मनरेगा लागू हुआ था दोस्तों। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क रूट से किसका व्यापार होता है? केवल आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए केवल रेशम का, बी केवल मसाले का, सी रेशम चीनी मिट्टी मसाले आदि का या डी सोना और चांदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेशम चीनी मिट्टी मसाले आदि का व्यापार सिल्क रूट से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू मिर्च टमाटर जैसी फसलें लगभग 5 सदी पहले किस महाद्वीप से यूरोप पहुंची? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एशिया, बी अफ्रीका, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रोपण कृषि का एक उदाहरण है ए गेहूं, बी चाय, सी चावल या डी दलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यानी कि कौन सा फसल है जो बसंत ऋतु में यानी कि जाड़े में बोया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए चावल, बी गेहूं,
सी मक्का, डी ज्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं एक रबी फसल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? यानी कि ऐसा कौन सा संस्था जो महिलाओं के आरक्षण की बात करता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या डी पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बाल श्रम निषेध अधिनियम, बी समान पारिश्रमिक अधिनियम, सी कारखाना अधिनियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम में समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए जेम्स वाट, बी हेनरी फोर्ड या सी जेम्स हारग्रीव्स या डी रिचर्ड आर्कराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए व्यापारी को, बी ठेकेदार को, सी गुमास्ता या गुमास्ता को, डी जमींदार को। तो आप किताब पढ़े होंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा गया है कि गुमास्ता को नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों की निगरानी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक में जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा बैंक किस लिए उपयोग करता है? यानी कि जब जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक एक बड़ा सा हिस्सा किसके लिए उपयोग करता है, यानी कि कहाँ वो पैसा को लगाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए सरकारी खर्च के लिए, बी ऋण यानी कि लोन देने के लिए, सी अपनी भवन का निर्माण करने के लिए या डी ग्राहकों को उपहार देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋण देने के लिए, यानी कि जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उस पैसे को बैंक वाले लोन देकर उसको उपयोग में लाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मुद्रा विनिमय कौन सा माध्यम है? मुद्रा विनिमय मतलब कि पैसों के द्वारा अगर अपनी वस्तु को लेन देन करते हैं उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए मध्यवर्ती, बी कानूनी, सी सर्वमान्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वमान्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला मुख्य कारक क्या है? संभव बनाने वाला मुख्य कारक क्या है? यानी कि जो वैश्वीकरण है उसको जो संभव बनाने वाला मुख्य कारक क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये केवल व्यापार, बी केवल प्रौद्योगिकी, सी प्रौद्योगिकी एवं विदेश व्यापार का उदारीकरण या डी सरकारी नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रौद्योगिकी और विदेश व्यापार का उदारीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में निवेश करती है, यानी कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो किस देश में निवेश करती है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए जहां बाजार नजदीक हो, बी जहां कम लागत पर श्रमिक मरुस्थल का राज्य हो, सी जहां सरकारी नीतियां अनुकूल हो या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर वही सही होता है, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों मैं 2 नंबर यानी कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, और अभी मैं केवल आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दूंगा और 5 नंबर वाला एग्जाम के समय दूंगा जो काफी इंपोर्टेंट है। 10-15 क्वेश्चन देंगे और उसी में से छपेगा दोस्तों, इतना विश्वास रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण हो ताकि भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधन का कितना अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है, यही उसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना से हुई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर दिया हुआ है
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति 1789 से हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में राजतंत्र यानी कि राजा के शासन को समाप्त करना था और एक ऐसे सामूहिक पहचान वाले राष्ट्र का निर्माण करना था जो कि लोकतंत्र हो, जिसको जनता सेलेक्ट करे, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और वे देश के लिए मिलकर काम करें। और आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक और नैतिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है। पहला, युक्तिपरक कारण यह बताता है कि सत्ता की साझेदारी समझदारी भरा फैसला है। यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है और राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है नैतिक कारण। नैतिक कारण में यह बताता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक अच्छा लोकतंत्र वह है जहां लोगों को इस बात का एहसास हो कि वे शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋण यानी कि लोन के लिए समर्थक ऋणाधार क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, तो उसका उत्तर दिया हुआ है। समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसे कर्जदार बैंक या साहूकार को गारंटी के रूप में देता है, जैसे भूमि, पशुधन, जमा राशि या कोई गहना यानी कि कोई ज्वेलरी, ये सब भी गारंटी के रूप में होता है दोस्तों। अब इसको और अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि यदि कर्जदार कर्ज चुकाने में असफल हो जाए तो ऋणदाता अपनी राशि का भरपाई के लिए उस संपत्ति को बेच सके। यह कर्जदाता के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो यही रहा आज का वीडियो, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिंदी का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है दोस्तों, उसको जाके देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।